डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात की। आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स की। अब टैक्सोनॉमिक एड्स कहाँ पर यूज़ होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि टैक्सोनॉमी में जीवों की क्लासिफिकेशन की जाती है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें नाम दिया जाता है। तो ये टैक्सोनॉमी यूज़ कहाँ पे होती है या इस टैक्सोनॉमी की स्टडी का क्या बेनिफिट है। चाहे एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, इंडस्ट्री हो या हमारे चारों ओर जितने भी बायो रिसोर्सेज होते हैं उनको पहचानने की आवश्यकता हो तो हम टैक्सोनॉमिक स्टडी का उपयोग करते हैं। ये तो टैक्सोनॉमिक स्टडी की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पर यूज़ होती है, पर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, चाहे लेबोरेटरी लेवल पे हो या फील्ड्स पे हो। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और एक एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत होती है। उसके बाद इन एड्स को यूज़ किया जा सकता है। अब जो एक्चुअल स्पेसिमेन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हमने टैक्सोनॉमिकली किसी चीज़ को स्टडी करना है तो उसके लिए चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके एक्चुअल स्पेसिमेन की आवश्यकता होती है। और यही फंडामेंटल होते हैं स्टडीज़ के लिए भी और सिस्टमेटिक्स की ट्रेनिंग के लिए भी। इसका मतलब है कि अगर हमने टैक्सोनॉमिकल स्टडी करनी है तो वी रिक्वायर plant or animal specimen in their original form or in actual form, and these are fundamental to the studies and essential for the training in systematics। जैसे अभी हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी की, अब हमने नई टर्म बोली, पीछे भी बात हो चुकी है सिस्टमेटिक्स की। तो इसका मतलब है कि जब टैक्सोनॉमी के साथ हम उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं, देन दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक्स। अब जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो उससे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी होती है उसको स्टोर कर सकते हैं स्पेसिमेन के साथ। अब कई केसेस में हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं फॉर फ्यूचर स्टडीज़। तो इस तरह से जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी टेक्निक्स यूज़ की है, ये बनाई है, जिनसे ये टैक्सोनॉमी की स्टडी इजी हो जाती है। एंड दीज आर कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक एड्स। तो टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होती है? दीज आर द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सैंपल्स की कलेक्शन या प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म की ऐसी कलेक्शन जो मदद करती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक एड। तो ये टैक्सोनॉमिक एड्स होती हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज़ों की पहचान कर सकते हैं, और ये सैंपल की फॉर्म में भी हो सकते हैं या प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो जो हम टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन सी होती है, तो जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे हर्बेरियम की, उसके बाद बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन्स की, देन म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड केस। ये कुछ इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्लोरा हो गए, मैनुअल्स हो गए, मोनोग्राफ्स हो गए या कैटालॉग्स हो गए, ये भी दूसरे मीन्स है डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के। तो आज टैक्सोनॉमिक एड्स में जो हम बात करने जा रहे हैं वो केवल हम दो पढ़ेंगे, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम की। आपने नाम भी सुना होगा हर्बेरियम। वैसे तो नाम से पता लग रहा है, हर्ब जो शब्द यूज होता है ज़्यादातर प्लांट्स के लिए यूज होता है, हर्ब्स, तभी तो हम कहते हैं हर्बल गार्डन
या हर्बल प्रोडक्ट, इसका मतलब हर्ब जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। पर व्हाट इज़ हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या होता है? जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, छोटी क्लासों में भी प्रोजेक्ट देते हैं कि आपको क्या करना है, पौधों की पत्तियां इकट्ठी करनी है और उनको कॉपी पे या स्क्रैप बुक पे पेस्ट करके लाना है। तो वो भी एक किस्म का हर्बेरियम ही होता है, या आप कोई ड्राइड पार्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। क्या करना है आपने? स्पेसिमेन लिए प्लांट्स के, फिर उनको सबसे पहले क्या करते हैं, उनको ड्राई कर देते हैं, क्योंकि अगर ड्राई नहीं करेंगे तो सड़ जाएंगे। उसके बाद उनको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उनको प्रिजर्व कर देंगे स्पेशल शीट्स पर, और उन शीट्स को बोलते हैं हर्बेरियम शीट्स। अब ये जो शीट्स हैं इनको कैसे अरेंज करते हैं? दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि इन शीट्स को अरेंज करने का भी एक सिस्टम दिया गया है। जैसे आपको होता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, नाम रखने का एक स्टैंडर्ड है, उसी तरह से इन शीट्स को रखने का भी एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसको पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं, और आपको उसी सिस्टम में इनको अरेंज करना होता है। अब अगर हर्बेरियम शीट्स आपने रखी लेकिन उन पर कोई भी टैग या लेबल ना हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम्स, फैमिली ऑफ दैट प्लांट एंड द नेम ऑफ द कलेक्टर। आपको उसके राइट साइड के बॉटम में, जैसे यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, ऐसा एक बॉक्स बनाना होता है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती है। क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे? कि जो स्पेसिमेन है वो किस डेट को कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया, वहाँ उस जगह पर उसका लोकल नाम क्या है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम्स है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और साथ में वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और किस व्यक्ति ने उसको कलेक्ट किया, ये इन्फॉर्मेशन आपको साथ में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि इसी से आप बता सकते हैं कि इस तरह के प्लांट्स कौन सी जगह पे होते हैं और किस समय हुए होंगे, और उस समय के मौसम, उस समय का जो वेदर होगा उसके हिसाब से क्या वो ज़्यादा थे कम थे, तो कई चीज़ों को स्टडी करने में मदद मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ आपको टैग करनी पड़ेगी। और these specimens along with descriptions on the herbarium sheets become a store house for future use। तो ये इसका फिर हर्बेरियम का यूज़ है, क्योंकि आपने भविष्य में इसी की मदद से आप इसको एक स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे आजकल भी आप जानकारी लेते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आपने पढ़ना हो तो आप गूगल करते हैं और गूगल में आपको एक स्टोर हाउस मिलेगा इन्फॉर्मेशन का उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, फिर उसको प्रिजर्व किया गया है, और अब उसका रेफरेंस लेकर के आप चीज़ों को पहचान सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पहले थी अब नहीं है, या उन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज। अब हर्बेरियम जो होते हैं वो और किस काम आएंगे? दे ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब आपको मान लीजिए कोई प्लांट मिला, आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो इन हर्बेरियम की मदद से आप उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि हर्बेरियम शीट्स में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी और आप उसको उससे मैच करके के कोशिश कर सकते हैं कि ये स्टडी किया जा सकता है या इसको पहचाना भी जा सकता है। अब हर्बेरियम के लिए वैसे तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हर्बेरियम तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हर्बेरियम होता है उसके लिए स्टैंडर्ड साइज़ की हर्बेरियम शीट्स यूज़ की जाती हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो तकरीबन 49 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है और 29 सेंटीमीटर जो होती है उनकी विड्थ होती है, ब्रेड्थ होती है। तो उन शीट्स पे इनको प्रिजर्व किया जाता है।
अब सबसे पहले इस चीज़ को किसने सोचा? एक टीचर थे, उनका नाम था ल्यूका घिनी। वो इटली से थे और उन्होंने क्या किया, तकरीबन 300 स्पेसिमेन की एक कलेक्शन बनाई। और उस समय, आजकल तो आप उनको सेलो टेप लगा सकते हैं, बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, लगभग 300 स्पेसिमेन इकट्ठे किए थे और उनको पेपर के ऊपर गम्ड कर दिया था, गम के साथ उनको चिपका दिया था। तो ल्यूका घिनी को सबसे पहला हर्बेरियम तैयार करने का क्रेडिट जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर्बेरियम में आप क्या करेंगे, एक तो प्लांट्स स्पेसिमेन इकट्ठे करेंगे, दूसरा वो प्लांट स्पेसिमेन कैसे होंगे, ड्राइड होंगे, प्रेस्ड होंगे और फिर उसके बाद उनको प्रिजर्व किया जाता है। अब आजकल हमारे पास ऐसे केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं ताकि वो स्पेसिमेन ख़राब ना हो। तो इसके लिए क्या ये केमिकल यूज़ किया जाता है, 2% सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का। पर क्योंकि मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है, एक तो ये पॉइजनस होता है, दूसरा इरिटेटिंग इफेक्ट्स होते हैं इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए मॉथबॉल्स, जिनको आप नॉर्मली फिनाइल की गोलियां कहते हैं, या नेफ्थलीन की फ्लेक्स भी उनके साथ आप रख सकते हैं ताकि इंसेक्ट्स आदि से उनको कोई नुकसान ना हो। तो हर्बेरियम के बारे में हमने ये पढ़ा कि हर्बेरियम बेसिकली क्या है और हर्बेरियम कहाँ पर यूज़ होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टैक्सोनॉमिक एड है, जो आज के लिए लास्ट है, हम इसी टैक्सोनॉमिक एड को स्टडी करेंगे, उसके बाद बची हुई टैक्सोनॉमिक एड को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बॉटेनिकल गार्डन्स, अब आपको पहले भी बताया जा चुका है, बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो और वैसे भी गार्डन की बात हो गई, तो गार्डन बगीचा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हम हर्बेरियम को बॉटेनिकल गार्डन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर आपको ड्राइड स्पेसिमेन रखने थे, फिर उनको प्रेस करना था, उसके बाद प्रिजर्व करना था। यहाँ पर भी आपने क्या किया, यहाँ भी प्लांट्स है लेकिन यहाँ पर लिविंग प्लांट्स है फॉर रेफरेंस। मतलब ये बॉटेनिकल गार्डन ऐसे गार्डन होते हैं जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है और उन्हें रेफरेंस के लिए रखा जाता है। द प्लांट स्पीसीज ग्रोन इन दिस गार्डन्स आर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। अब इनमें जो जितने भी प्लांट्स लगेंगे, उगाएंगे, उनको इसलिए उगाया जाता है ताकि उनकी मदद से दूसरे प्लांट्स को पहचाना जा सके। ईच प्लांट, अब वहाँ पे आपने बात की हर्बेरियम के केस में, आप उसको क्या करते थे, हर्बेरियम शीट पे लोअर राइट साइड पे एक लेबल लगाते थे, उस लेबल में आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पर भी आपको लेबल लगाना पड़ेगा ताकि उसको पहचाना जा सके। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। तो यहाँ पे प्लांट के साथ उसका बॉटेनिकल नेम या उसका साइंटिफिक नाम लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिविंग प्लांट होगा और उसको पहचानना आसान होगा, उसको रेफरेंस के रूप में यूज़ करना आसान रहेगा, तो इसलिए उसका बॉटेनिकल नाम लिखा जाता है और उसकी फैमिली लिखी जाती है। जैसे वहाँ पर टैग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसका बॉटेनिकल नेम और साथ में फैमिली लिखी जाती है। अब अगर आप बात करें तो दुनिया में बहुत सारे फेमस बॉटेनिकल गार्डन हैं, जिनमें रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, और इसी तरह से इंडियन बॉटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये हावड़ा कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है। इसी तरह से हमारे एक और है, दैट इज़ NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। तो ये फेमस बॉटेनिकल गार्डन की बात थी। और अगर हम बात करें कि ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन, जैसे हमने ओल्डेस्ट हर्बेरियम की बात की, तो जो ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है दैट इज़ द ऑटो बॉटेनिको दी पेदोवा। ये है बॉटेनिकल गार्डन इन पेडोवा, इटली। और ये माना जाता है कि इसको 1545 में बनाया गया था, और ये जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एकेडमिक बॉटेनिकल गार्डन है।
तो इस तरह से आज हमने जो टॉपिक किया उसमें हमने सबसे पहले बात की टैक्सोनॉमिक एड्स की, और हमने बताया कि टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसी होती हैं जो सैंपल्स होते हैं उनकी कलेक्शन होती है, या प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म की कलेक्शन होती है जिनको फ्यूचर यूज़ के लिए और आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए रखा जाता है, जिनमें हमने बात की हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल गार्डन, कीज। इवन हमने ये भी बात की कि फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। आज जो हमने दो टैक्सोनॉमिक एड डिटेल में पढ़ी, उनमें सबसे पहले हमने पढ़ी हर्बेरियम। अब हर्बेरियम आपको क्लियर है कि हर्बेरियम क्या होता है, जिसमें स्पेसिमेन को ड्राई करके, प्रेस करके और फिर प्रिजर्व किया जाता है, और उसके साथ एक टैग लगाया जाता है। उस टैग में कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। तो इसी तरह से अगर उन प्लांट्स को आप लिविंग प्लांट्स को स्टोर करें, उनको उगाएं, और तो ऐसी कलेक्शन को बोला जाता है बोटेनिकल गार्डन। तो इसके बाद हम बात करेंगे म्यूजियम की, जूलॉजिकल पार्क्स की, कीज की, फ्लोरा मैनुअल्स, monographs and catalogs, that we will do in the next video. Thank you very much.